देखो 51 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव लाइज इन द रेंज ऑफ 0.3 मीटर टू 1 मिलीमीटर। और फिर आपसे कह रहे हैं द एनर्जी रेंज ऑफ विजिबल वेव लाइट हैज़ बीन बिटवीन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिका के विखंडन में प्राप्त होती है। एक्स रेज आर ऑब्टेन्ड डूरिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। और फिर आगे कह रहे हैं गामा रेज है द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो पहला वाला गलत है कि द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स लाइज इन द रेंज ऑफ 0.3 मीटर टू 1 मिलीमीटर। क्या है इसमें ज़रा देखें कि दृश्य तरंगों प्रकाश की ऊर्जा सीमा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच नहीं होती है। माइक्रोवेव क्षेत्र 1000 से 3 लाख मेगाहर्ट्ज या 30 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर या 0.3 मीटर से 1 मिलीमीटर तरंगदैर्ध्य तक फैला हुआ है। हालांकि माइक्रोवेव का पहली बार उत्पादन और अध्ययन 1886 में हर्ट्ज द्वारा किया गया था, लेकिन उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग को उपयुक्त जनरेटर जैसे कि विस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन के आविष्कार की प्रतीक्षा करनी पड़ी। दृश्यमान स्पेक्ट्रम की ऊर्जा बैंगनी पक्ष पर लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लाल पक्ष पर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अनुमानित रूप से भिन्न होती है। आवृत्तियाँ 1014 के मध्य पैमानों पर हैं। एक्सरे यद्यपि हम आमतौर पर एक्सरे मशीनों द्वारा उत्पादित एक्सरे के बारे में सोचते हैं, एक्सरे भी रेडियो न्यूक्लियाइड रेडियोधर्मी सामग्री के क्षय के दौरान उत्सर्जित हो सकते हैं। मर्मज्ञ की शक्ति का क्रम गामा सबसे ज़्यादा, फिर बीटा, फिर अल्फ़ा होता है। गामा किरणों में सबसे अधिक भेदन शक्ति है, जबकि अल्फ़ा किरण में सबसे कम भेदन शक्ति होती है। तो ये भी सही है, डी सही है, बी सही है और सी भी सही है, लेकिन ए वाला गलत है। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू रंगराजन कमेटी द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड एज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फॉर 2011 से 12 के लिए क्या था रंगराजन कमेटी में आपका? रंगराजन कमेटी के अनुसार गरीबी रेखा के अनुमान 2011 से 12 के बीच के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय है कितना है? शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹972 है। और ये याद रखना कि ग्रामीण के लिए ये सही है, ए वाला ऑप्शन। तो क्या कह रहे हैं, रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अनुमान 2011 से 2012 के लिए प्रति माह व्यक्ति की आय शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 है। पूर्व PMEAC चेयरमैन श्री रंगराजन की अध्यक्षता वाली एक समिति ने देश में गरीबी के स्तर के तेंदुलकर समिति के आकलन को खारिज कर दिया है और कहा कि भारत में 2011 से 12 की आबादी में गरीबों का अनुपात कहीं ज़्यादा था और 29.5% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। रंगराजन समिति के अनुसार देश में हर 10 में से 3 व्यक्ति गरीब है। नेक्स्ट है आपके लिए कि यहाँ पर आपको जो है कुछ दिया हुआ पैराग्राफ, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये पैसेज है टाइप का है, इंग्लिश का है, इसको पढ़िएगा और कर लीजिएगा। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। 53 हो गया। 54 में यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। ये भी इसी से रिलेटेड है ना, बात सही है। नेक्स्ट में देखो इसमें इसी से रिलेटेड है कि अलग है? नहीं, ये अलग है। अच्छा, ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस कोड कैन बी, अच्छा इंग्लिश वर्जन इसका पूछ रहा है तो तब सही है। इफ़ यू फाइट चेंज योर फाइट लाइफ, इफ़ यू प्रोटेस्ट चेंज योर प्रोटेस्ट लाइफ, इफ़ यू रेजिस्ट चेंज योर रेजिस्ट लाइफ, रेजिस्टेंस टू चेंज इज रेजिस्टेंस टू लाइफ। तो इफ़ यू प्रोटेस्ट चेंज योर प्रोटेस्ट लाइफ। अच्छा ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 55 पे एक लकड़ी है। वुड इज अ क्या है? लिक्विड फ्यूल, प्राइमरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल, प्रोसेस फ्यूल। तो ये प्राइमरी फ्यूल है, प्राथमिक ईंधन है।
एक लकड़ी प्राथमिक ईंधन है। प्राथमिक ईंधन वे ईंधन है जो प्रकृति में पाए जाते हैं और बिना किसी प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण या परिवर्तन प्रक्रिया के प्राप्त किए से साफ किए जा सकते हैं या वर्गीकृत किए जा सकते हैं। कोयला और लकड़ी प्राथमिक ईंधन है क्योंकि इसे बिना किसी प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण या परिवर्तन प्रक्रिया के सीधे प्राप्त किए जा सकते हैं। द्वितीयक ईंधन वे ईंधन है जो प्राथमिक ईंधन की मदद से प्राप्त किया जाता है, जैसे प्रोड्यूसर गैस, जल गैस इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, ही टोल्ड अस दैट ही हैड रीड मिल्टन इन अ प्रोज ट्रांसलेशन व्हेन ही वाज 14। द प्रिंसिपल क्लॉज, अच्छा इसमें प्रिंसिपल क्लॉज पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो जाएगा, ही टोल्ड अस, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। अब आगे देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, Who used the concept of coefficient of variation for the first time? coefficient of जो वेरिएशन होता है, इस कॉन्सेप्ट को किसने यूज़ किया था, तो कार्ल पियर्सन ने यूज़ किया था। मानक विचलन संख्या का सबसे पहला प्रयोग 1894 में कार्ल पियर्सन के लेखन में किया गया और उसके बाद उनके व्याख्यानों में इसका प्रयोग किया गया। विचरण गुणांक या प्रकीर्णन का सापेक्षिक माप है जो कि मापन इकाई स्वतंत्र होता है। जब दो बटनों के मध्य भिन्न हो या इनकी मापन इकाइयाँ भिन्न हो तो इनके प्रकीर्णन की तुलना के लिए विचरण गुणांक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कह रहे हैं कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसमें आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य आते हैं। बंगाल राज्य में चावल को अक्सर समृद्धि और उर्वरता से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग मोशन इज पास्ड बाय लोकसभा। मोशन ऑफ सेंस्योर यानी निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या फिर अविश्वास प्रस्ताव। तो इनमें से कौन सा सही है आपका, निंदा प्रस्ताव। हु अमंग द फॉलोइंग मोशन पास्ड बाय लोकसभा। लोकसभा के द्वारा कौन सा पास किया जा सकता है, निंदा प्रस्ताव। हाँ। अब उसके बाद देखो क्या करें, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। यही अविश्वास प्रस्ताव अभी क्या कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अभी पास किए थे सब मोदी जी को हटाने के लिए, लेकिन मोदी जी 275 प्लस चाहिए था, मोदी जी को 345 मिल गया था वोट और वो फिर से जीत गए थे। समझ पाए। और क्यों पास किए थे, दूसरे राज्यों के और बहकाने पे राहुल गांधी लोग पास किए थे कि अरे अब तो सब अपनी तरफ से, इनके पास तो नाम मात्र के एमएलए बचे हुए हैं, लेकिन खेला हो गया और उसने खेला कर दिया। अब देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 118 के तहत हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है, जबकि नियम 198 के तहत ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए सबसे पहले विपक्षी दल को लोकसभा अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, केमोनोफोर के द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केमोनोफोर डेट आर नीडेड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 मोल ऑफ ऑक्जेलेट टू एसिडिक सोल्यूशन इज। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स लगेंगे आपके, तो आपका 3/5 लगेगा। केमोनोफोर के मोलों की संख्या 3/5 है, जो अम्लीय विलयन के फेरस ऑक्जेलेट के 1 मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है। तो ये जो है इसको रट लीजिए एकदम। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें कह रहे हैं आपसे, एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच इज बोथ पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। इनमें से कौन सा है जो पैरामैग्नेटिक भी है और कलर्ड भी है, तो आपका COSO4 है। क्यों है देखते हैं कि K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था है +6, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और Cr+6 करेंगे तो sp2 1s2 2s2 1p6, उसमें जब लिखेंगे तो लास्ट में ही आएगा एर्गॉन फिर 3d0। फिर अगर NH4 ट्वाइस TiCl6 में करें तो टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, तो यानी Ti4 पॉजिटिव, ये भी 3d0 आ रहा है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसके d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है COSO4 वाले में, ठीक है ना।
तो इस कारण से, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +4 है, जबकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, लेकिन इसमें D10 है, यानी ये या तो फुल्ली फिल्ड है d ऑर्बिटल या तो एम्प्टी है पूरा। लेकिन अगर एक भी बचा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और कलर्ड दोनों ही शो करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो वही ये लिखे होंगे यहाँ पर, किसी आइसोफर में 4+4 का विन्यास D1 है, इसीलिए इसके पास एक अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह अनुचुंबकीय और रंगीन दोनों है। अन्य सभी देखो है ना, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें एक्स्ट्रा, बाकी में जो है 0 इलेक्ट्रॉन है या तो पूरी तरह फुल है। चलो नेक्स्ट है, देखो ये पैसेज टाइप का है, पोएम दिया हुआ है, इस पोएम को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया उसी पोएम को पढ़ के बाद, तो इसको आप कर लेंगे, इंग्लिश का है, पैसेज टाइप का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि CNG इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो इसमें मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस जो मुख्य रूप से मीथेन की बनी होती है, प्राकृतिक गैस को जब संपीड़ित किया जाता है तो इससे CNG का निर्माण होता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मीथेन को संपीड़ित किया जाता है या मीथेन गैस को उच्च दाब पर रखा जाता है, जिससे CNG का निर्माण होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG दाब में प्राकृतिक गैस होता है जो स्पष्ट गंधहीन और गैर संचारक रहती है। CNG का उपयोग वाहनों के लिए पारंपरिक पेट्रोल और डीजल ईंधन के सस्ते, हरियाली और अधिक कुशल विकल्प के रूप में किया जा सकता है। CNG में ज़्यादातर मीथेन गैस उपस्थित होती है जो ईंधन क्षमता उत्पन्न करती है जब वायु के साथ मिश्रित होती है और आपके इंजन के दहन कक्ष में खपत की जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, द साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर 125000739। तो इसमें क्या है, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन का क्या तात्पर्य है कि जैसे आपको कह रहा है 125 है, फिर 00, फिर 739 है, यही है ना। साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि डेसिमल यहाँ आ जाए और बाकी सब 10 की पावर में चला जाए। तो इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर के आगे जो है डेसिमल यहाँ पर लग जाए। तो यहाँ पर ये डेसिमल देखो मैंने लगा दिया 7 नंबर के आगे, और 7 नंबर यानी 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही आपका साइंटिफिक नोटेशन हो गया है, ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। ये ऐसे समझा रहा है साइंटिफिक नोटेशन आपको, ये तो मैं समझा चुका आपको। अब देखो 65वें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, डिजीज स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो ये विटामिन C की वजह से होता है, इसको एकदम रट लो। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है। इस बीमारी में कमजोरी, थकान, दांतों में ढीलापन, नाखून कमजोर होना, जोड़े में दर्द और बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। बाल झड़ने की भी समस्या इसी से होती है। तुम्हारे बाल जो झड़ रहे हैं ना चंद्रभूषण, यही कारण है, विटामिन C की कमी। नाखून कमज़ोर होना, ढीलापन, जोड़े में दर्द, थकान जल्दी होना, दांतों में ढीलापन होना, ठीक है ना। बहुत सारे हैं इसके लक्षण हैं स्कर्वी के। अब देखो नेक्स्ट में क्या कहते हैं, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो कार्ल मार्क्स ने इसको जो है किया था, प्रोपाउंडेड किया था, प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा इसको। फिर आपके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.23 बराबर। तो 0.23 जो है किसके बराबर होगा। अच्छा 0.23 की बार भी लगी हुई है ना, ऐसे देखो x = 0.23 की बार है ये, इस टाइप से। तो सबसे पहले इसको जो है एक्सपेंड कर दोगे तो ऐसे ये 2 3 3 3 बार हटाकर ये ऐसे होता चला जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब चूँकि यहाँ पर जो है 0.2 है और ये फिर 3 बार है, तो यहाँ पर हम लोग जो है डेसिमल के बाद कितने जो है लेटर हैं, जो कि जो है लेटर तो यहाँ बहुत सारे हैं ऐसे देखोगे, लेकिन ये सब रिपीट कर रहे हैं। तो बिना रिपीट किए हुए कौन से हैं, 2 हैं, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 से हैं तो 1 के बाद 2 0। अगर 1 केवल होता तो ये 10 से करते, अगर 3 होता तो 3 से करते। 100x = क्या हो जाएगा, ये 23.3333 ऐसे होता जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ लिखो सब्ट्रैक्ट सेकंड, ऐसे लिखो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, पहले को सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे से, फ्रॉम सेकंड। तो 100x - x
तो 23.333 डॉट डॉट माइनस 0.233 ऐसे समझ में आ रहा है ना। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, यहाँ से तो 99x आ जाएगा और यहाँ से अगर करें तो ये तो 3 आएगा, यहाँ से 3 माइनस 2 1 और ये 23.1 आया, सही है। अब उसके बाद x हो जाएगा 231 पॉइंट में और 99, इसको पॉइंट हटाया, एक ज़ीरो बढ़ा देंगे तो 231 रहते 990 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये 3 बार में जाएगा और ये 3 6 18 3 7 जा 21 3 7 जा 21 हो गया। फिर से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अब ये कितनी बार में जाएगा, क्या आप बता सकते हैं कि अब ये कितनी बार में जा सकता है? तो ये 11 बार में जाएगा। 11 3 जा 33 और 0 और 11 7 जा, तो 7/30 इसका आंसर होगा। किसका? 0.23 बार का क्या होगा? 7/30, यही आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस टाइप से करेंगे तो ये हो जाएगा 7/30। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? तो व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, इसमें पर्सनल ओनरशिप होता है पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संपत्ति और व्यवसाय व्यक्तियों के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों का मालिक होता है और उनका प्रबंधन करता है। अब देखो नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा? तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है? केजी में होगा या तो ग्राम में होगा। वॉल्यूम क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब में होगा या तो मीटर क्यूब में होगा। तो यहाँ पर तो पहले ही सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है जो कि मिसप्रिंट है, ये तो डेंसिटी थोड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर सुधार कर लें, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है किसका होगा? ये डेंसिटी ऑफ वाटर का होगा। ये चीज़ समझ में आया ना। तो देखो यहाँ पर इसने सही लिखा है कि एसआई मात्रक में पानी का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब है। देखो लिखा है ना, पर मीटर क्यूब लिखा है। चलो, पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, फॉर 2 कमोडिटीज़ केस द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विपमेंट इज। तो एकदम इसको रट लो, MUX/PX, MUY/PY, इसको तो रट ही लो। अब देखो नेक्स्ट जो है, अगर इसको क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कि एक उपभोक्ता केवल 2 वस्तुएं X और Y का उपयोग करता है। उपभोक्ता को संतुलन तभी प्राप्त होगा जब वे X और Y की खरीद पर अपनी दी गई आय को इस तरह आवंटित करेंगे कि प्रति रुपये दोनों उत्पादों का मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो और उपभोक्ता के अधिकतम कुल संतुष्टि TU मिले। इस संयोजन में कोई भी परिवर्तन उपभोक्ता की कुल संतुष्टि को कम कर देगा। एक उपभोक्ता को संतुलन की स्थिति में रहने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। MUX/PX = MUY/PY। वस्तु X की सीमांत उपयोगिता, PX = वस्तु X की कीमत। MUY कमोडिटी Y की सीमांत उपयोगिता, PY क्या है? वस्तु Y की कीमत। तो ये कुल मिलाकर फॉर्मूला है MUX/PX, MUY/PY। ये एकदम रट लो। किस चीज़ में? फॉर 2 कमोडिटीज़ केस द कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विपमेंट। नेक्स्ट देखो क्या करें, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 992016। तो 992016 का स्क्वायर रूट पहले निकालने को कह रहा है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ इतना, तो इसका जो है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है ये जो आपको दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे? देखो 9/9/2016, पीछे से पेयर करेंगे 2 का, ये पेयर कर दिए है ना, पीछे पेयर कर दिए। अब उसके बाद 9 9 जा 81 हो गया। अब 99 में 81 घटाए कितना आएगा? हाँ, 9 में 1 गया 8, 9 में 8 गया 1,
अब उसके बाद ये दूसरा जो पेयर है इसको यहाँ उतार देंगे और 9 9 क्या होगा 18। अब फिर से कितने बार में जाएगा 9 बार में, तो 9 9 जहाँ ना समझ में स्क्वायर रूट पूछ लेना। 9 9 जा 81, 1 8 कैरी, फिर 9 8 जा 72, 72 और 8 80, 8 फिर कैरी, 9 1 जा 9 और 9 और 8 17। फिर से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये 10 - 1 9 और ये 1 हो जाएगा 19 आएगा, है ना। अब यहाँ से 16 आ जाएगा यहाँ पर। अब फिर से इस बार ये कितने बार में जाएगा, पहले इसको जोड़ लेते हैं। 9 9 18 और ये 8 1 9, ये 198 हो जाएगा। यानी अब ये जो है कितने बार में जाएगा, ये जो है हमारा, तो यहाँ पर ये जो है 8 में 7 करेंगे तो ये 1 भी आएगा। अब जो है 6 बार में जाएगा, तो ये 6 बार में करते हैं तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, फिर 6 8 जा 48 और 3 51, 5 कैरी, फिर 6 9 जा 54, 54 और 5 59, 9 5 कैरी, फिर 6 1 जा 6, 6 और 5 11। तो देखो पूरा वही आ रहा है ना, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या यहाँ पर 996, यानी जो स्क्वायर रूट है 9 9 2016 का वो क्या आया है 996। और जो 996 है इन सब के डिजिट का सम कर दो, तो 9 9 18 18 6 24, तो ये 24 ही आपका आंसर होगा, जो कि इन्होंने निकाल करके डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, अब ये आपको आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। हु यूज द वर्ड विश्व नगरी मेगालोपोलिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो किसने किया था, जीन गोटमैन ने किया था। मेगापोलिस का उपयोग जीन गोटमैन ने 1967 में विशाल महानगरों के लिए किया था। इसे मेगापोलिस भी कहते हैं। दोनों शब्द यूनानी भाषा के हैं जिनका अर्थ महान होता है। भूगोल और अन्य विषयों में इसका प्रयोग होता है। भारत में मुंबई, दिल्ली व कोलकाता इस श्रेणी के शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 319 है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बिहार बाई फॉरकेशन आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन 1956, तो 319। पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुशंसों के आधार पर बिहार की सीमा में पुनः परिवर्तन हुआ। परिणाम स्वरूप बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 से घटकर 318 हो गई एवं एक सदस्य मनोनीत बच गए। फिर अर्थात कुल सदस्यों की संख्या 319 रही। सन 1962, 1967, 69 मध्यावधि चुनाव एवं 72 में हुए बिहार विधानसभा के विभिन्न चुनावों में इसके सदस्यों की संख्या 319 ही रही। सन 1977 में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में बिहार विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 से बढ़कर 324 हो गई तथा एक मनोनीत सदस्य पूर्ववत रहे। इस प्रकार बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 325 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। विच एमंग द फॉलोइंग व्यूज इन सपोर्टेड बाय इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, तो राज्य मानव समाज के निरंतर विकल्प का परिणाम है। इसको याद रखिएगा, स्टेट इज अ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, ClF3 में क्लोरीन की संकरण अवस्था क्या होगी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, तो यहाँ पर sp3d होगी। sp3d यानी ये ab3 टाइप का है, ab3 टाइप का है अणु होता है। इसके पास 3 बंधित युग्म 2 इकाई इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अंततः यह sp3d संस्करण प्रदर्शित करता है। इसको याद रखिएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन ये शो करता है ClF3। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो सेकंड हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड में किसकी है, उत्तरी अमेरिका की। निम्नलिखित प्रदेशों में से अफ्रीका का जनसंख्या घनत्व तो दूसरा 3051 किलोमीटर स्क्वायर लगभग 701 वर्ग मिली है। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि जगह कम और आदमी ज़्यादा, आदमी बहुत ज़्यादा हो। चाइना में क्या है कि जगह भी ज़्यादा है और आदमी भी ज़्यादा है।
समझ रहे हो, चाइना सब कब्जा करता जा रहा है ना दूसरे देशों को। अब देखो इसमें आगे क्या कह रहे हैं आपसे, ये वाला तो हो गया ना। अब आगे कह रहे हैं चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो इट। अ नोटिस शुड ऑलवेज बी फॉर्मल, ब्रीफ एंड हर बार ये फॉर्मल आता है, आंसर इसको रट ही लो। फिर आगे कह रहे हैं आपसे द एक्सेस ऑफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ओवर एक्सप्लेन्ड सेविंग मीन्स, यदि नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक हो तो इसका तात्पर्य सीधा सा है पूर्ति का आधिक्य, है ना, एक्सेस सप्लाई। यदि किसी अर्थव्यवस्था में नियोजित बचत नियोजित निवेश से अधिक हो जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप बिना बिके स्टॉक का अवांछित निर्माण होगा। बिना बिके माल यानी अनपेक्षित माल के भंडार के परिणाम स्वरूप अधिक आपूर्ति के कारण उत्पादक रोजगार में कटौती करेंगे और कम उत्पादन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहे हैं 79 वाले में कि एक प्रेसी एंटेना की ऊंचाई 80 मीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या को 6400 किलोमीटर मानते हुए इसे एंटेना की प्रसारण दूरी रेडियो क्षितिज दूरी का आकलन कीजिए। मतलब हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना आपको दिया हुआ, मैं यहाँ इसको रफ कॉपी में थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि ये मेरी पृथ्वी है मान लो, और यहाँ पर जो है एक हाइट की दूरी पर यहाँ पर ये क्या है, एक एंटीना है, ठीक है। इसको इस टाइप से दिखाते हैं। द हाइट ऑफ ए ट्रांसमिटिंग एंटीना इज 80 मीटर। ये जो इसकी हाइट है h वो कितनी है, 80 मीटर है। अब आगे कह रहे हैं आपसे पृथ्वी की त्रिज्या को 6400 किलोमीटर मानते हुए टेकिंग रेडियस ऑफ अर्थ टू बी, रेडियस ऑफ अर्थ में मान लेता हूँ कि ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया 6400 किलोमीटर और ये 80 मीटर है, ध्यान रखना। फिर आगे कह रहे हैं इवैल्यूएट द रेडियो ओरिजिन ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना। रेडियो ओरिजिन ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना आपसे कह रहे हैं कि बताइए क्या होगा। तो अब इसको हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये रेडियस r हो गया और यहाँ से एक टेंजेंट लाइन है जो कि इसको टच करके पास होके जा रही है और यहाँ से इसमें जो है ये हमने डाला, ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर मिलाते हैं तो ये 90 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 90 हो गया। अब ये सेंटर को O मान लेते हैं, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस r होगा। इस पॉइंट को C मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को ऐसे B मान लेते हैं। तो ये हमारे सारे पॉइंट हो गए और ये अर्थ हो गया, पृथ्वी हो गया। अब यहाँ पर देखो कि h जो है हमको 80 मीटर दिया हुआ और रेडियस क्या दिया हुआ, 6400 किलोमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो BC है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है किसके इक्वल है, BC जो है अप्रॉक्सीमेटली आपका AC के इक्वल है। ये वाली दूरी अप्रॉक्सीमेटली ये वाली दूरी के इक्वल है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे ये मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। ऐसे भी पहले ये वाला देखोगे, ये हाइपोटेन्यूज है BC, तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OA प्लस AB का स्क्वायर। तो OA और AB यानी ये कितना है आपका, इसको जो है 80 को अगर आप मीटर में है किलोमीटर में बदलोगे तो इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ, BC स्क्वायर इक्वल टू R प्लस H। ये H मैंने माना और ये रेडियस R यानी एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज नहीं, 90 डिग्री का अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है। तो मैं पहले लिख देता हूँ फार्मूला, OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से लिख रहा हूँ, 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो यहाँ से BC स्क्वायर निकालेंगे तो ये OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर आएगा। तो OB स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, ये R है और ये H है, तो हो जाएगा R प्लस H का होल स्क्वायर माइनस ये OC आपको R दिया हुआ है यानी R स्क्वायर, ये आपका BC स्क्वायर हो गया। अब इसको एक्सपेंड करोगे और सॉल्व करोगे BC स्क्वायर को, तो ये R स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर प्लस 2RH हो जाएगा माइनस R स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा H स्क्वायर प्लस 2RH हो गया, ये BC स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, H स्क्वायर प्लस 2RH। तो चूँकि ये H स्क्वायर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल नेग्लिजिबल हो जाएगा इसकी तुलना में। तो BC जो है हमारा केवल √2RH आ गया,
ये फार्मूला हो गया आपका BC का। और चूंकि ये BC जो है अप्रॉक्सीमेटली AC के इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, √2RH के इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है कि R है 6400 और H है हमारा 80 मीटर है, तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए। ये सब क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 16 और 16 को क्या 16 4 या 64। तो ये इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, तो मैं लिख देता हूँ पहले पूरा। तो ये हो जाएगा 16 4 या 64, 4 6 कैरी, फिर 16 6 या 96, 96 और 6 96 और 6 102 102 और ये 4 और फिर उसके बाद ये 3 0 102 और ये 4 है, फिर 3 0 है, 2 इसका और 1 इसका बेटा, ठीक है ना। और ये एक और है, यहाँ पर 10⁻³ से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब इनको जब आप सॉल्व करेंगे और इनको भी सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल सॉल्व करने पे आपको 32,000 मीटर आएगा, जो कि 32 किलोमीटर हो गया। तो ये 32 किलोमीटर हो गया, ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है। कवरेज सीमा यानी आपका पहला आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसी में आगे अगर निकालें कवरेज क्षेत्र, तो कवरेज क्षेत्र क्या हो जाएगा, πr²। तो यहाँ पर जो आपका ये है R की तरह जो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली काम कर रहा है, वो यही वाला होगा जो ये AC लेके चलेंगे। तो यहाँ पर रेडियस वाला, ये रेडियस नहीं है, रेडियस कैपिटल R से मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे इसलिए इसकी वैल्यू को ही मैं पूरा लिख देता हूँ, πAC²। तो ये पाई और ये AC का जो कर्व बन रहा है ये, तो ये हो गया हमारा। और इसको मैंने AC जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है आपके इक्वल है BC के, वो मैं लिख चुका हूँ। तो पाई हो गया हमारा 3.14 और ये AC है 32 का स्क्वायर यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में होगा। और इसका मतलब ये सॉल्व करेंगे तो ये पाई के ही टर्म में आंसर आ रहा है क्या, तो पाई तो इसमें कहीं आ नहीं रहा, B ऑप्शन में कहीं पाई नहीं लिखा है, 32 किलोमीटर बस लिखा हुआ है, 32 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, इसको सुधार लीजिएगा। ये पाई भी है साथ में, पाई गुणे 32 है और 32 का स्क्वायर भी है, ठीक है ना। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली देख लेते हैं एक बार। तो ये आ जाएगा 32 का स्क्वायर, तो 32 गुणे 32 करोगे क्या आएगा, 2 2 जब 4, 2 3 6, फिर 3 2 6, 3 3 9, 4 6 6 12, 1 9 1 10, 1024 और फिर गुणे 3.14। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, ये 4 से पहले मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर है। तो देखो इसमें हम लोग इसका गुणा करते हैं तो ये 1024 और मल्टीप्लाई में आपका 3.14 है, तो ये आपका आ गया 3215। तो यार 3215.36। तो इसी को जो है अप्रॉक्सीमेटली ये जो लिख रहे हैं वही लिख रहे हैं कि 32 किलोमीटर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो है आंसर हो चुका है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने नेक्स्ट पेज के साथ। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी समय ले गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे